नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम थोड़ा गहराई से समझेंगे नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया को। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, करियर्स 360 और हाँ, एमसीसी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी है। देखिए, नीट क्लियर करना एक बहुत बड़ी बात है, पर असली चुनौती शायद अब शुरू होती है काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी मतलब एमसीसी ने 2025 का शेड्यूल जारी भी कर दिया है और ये उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने 14 जून वाले रिजल्ट्स में क्वालिफाई किया है। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया को, इंपॉर्टेंट डेट्स को और कॉलेज चुनने की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको थोड़ा आसान बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, रजिस्ट्रेशन। ये 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर। बिल्कुल। और देखिए, एमसीसी का जो मुख्य काम है वो है 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों की काउंसलिंग कराना। अच्छा, AIQ वाली सीटें? जी, AIQ, जिनके लिए मतलब देश भर से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। साथ ही जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एम्स, जिपमर, BHU, AMU वगैरह, हाँ, जो टॉप के माने जाते हैं। हाँ, उनकी 100% सीटें। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग एमसीसी ही कराती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब ये प्राइवेट वाले हुए ना, जिनकी फीस काफी ज्यादा होती है? हाँ, ज्यादातर ये प्राइवेट ही होते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला होता है और इनकी फीस सरकारी कॉलेजों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। अच्छा, और बाकी जो 85% सीटें बच गईं स्टेट्स की? वो जो 85% स्टेट कोटा सीटें हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो स्टेट की अपनी अथॉरिटीज अलग से कराती हैं। एमसीसी वो नहीं देखती। ओके, तो मतलब दो अलग अलग प्रोसेस पर नजर रखनी होगी स्टूडेंट्स को, AIQ सेंट्रल और स्टेट। बिल्कुल। अब शेड्यूल की बात करें तो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन आपने बताया 21 से 28 जुलाई। हाँ और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 22 से 28 जुलाई जी। और इसका रिजल्ट फिर 29-30 जुलाई को आ जाएगा और रिपोर्टिंग जो है वो 1 अगस्त से शुरू। और ये ध्यान रखना है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये मेनली 4 राउंड्स में होती है। 4 राउंड्स? हाँ, राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड और आखिर में स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अच्छा। और अगर मान लीजिए फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं तो कभी-कभी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हो सकते हैं। बाप रे। हाँ, और पूरी प्रक्रिया को 3 अक्टूबर 2025 तक खत्म करना है। वो एडमिशन की लास्ट डेट है। 3 अक्टूबर यानी जुलाई से अक्टूबर? अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें। ये हर राउंड में कट ऑफ बहुत गिरता है क्या? हाँ, फर्क तो आता है, खासकर राउंड 1 और राउंड 2 के बाद मॉपअप में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। अच्छा, और इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कौन-कौन है? मतलब किसने एग्जाम पास किया हो? एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट यूजी 2025 का एग्जाम क्लियर किया है, एनटीए के बताए हुए कट ऑफ परसेंटाइल पर या उससे ज्यादा पर। परसेंटाइल जैसे जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए है 50वां परसेंटाइल। मतलब टॉप 50% में होना चाहिए। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि उनका स्कोर कम से कम आधे कैंडिडेट से बेहतर है। और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये 40th परसेंटाइल है। पूरी डिटेल्ड लिस्ट एमसीसी की वेबसाइट पर है वैसे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या स्टेप्स हैं? रजिस्ट्रेशन के बाद mcc.nic.in पर ही अपने नीट वाले क्रेडेंशियल से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है। ओके। फिर आती है फीस भरने की बारी। प्रोसेसिंग फीस है और एक सिक्योरिटी अमाउंट भी है। फीस कितनी है? देखिए, AIQ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए जनरल वालों की फीस 1000 रुपए है और रिजर्व्ड कैटेगरी की 500 रुपए। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है तो फीस 5000 है। ओ, डीम्ड के लिए काफी ज्यादा है। हाँ, और इसके साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना होता है जो रिफंडेबल होता है। मतलब अगर सीट नहीं मिलते या एडमिशन ले लेते हैं तो कुछ शर्तों के साथ वो वापस मिल जाता है। अच्छा, ये सिक्योरिटी अमाउंट कितना होता है? वो कैटेगरी और सीट टाइप AIQ डीम्ड के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब 10,000 से लेकर 2 लाख तक भी हो सकता है। ये एक तरह से सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए होता है। समझ गया। फीस हो गई फिर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस डालनी है? बिल्कुल, अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्सेज को प्राथमिकता के क्रम में भरना है और फिर उसे लॉक करना है। अगर सीट मिल जाती है तो जो कॉलेज मिला है वहां फिजिकली जाकर रिपोर्ट करना होगा एडमिशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स की बात आई तो क्या क्या तैयार रखना चाहिए अभी से? लिस्ट लंबी होगी शायद। हाँ, थोड़ी तैयारी तो चाहिए। मेन चीजें हैं नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट,
कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर आईडी, कुछ भी। ठीक है। हाल की खींची हुई 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है। ओके। और जब सीट मिल जाएंगी तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रक्रिया और कागजात की बात, पर अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। इतने सारे कॉलेज, इतने सारे कोर्स, सही चुनाव कैसे करें? रैंक का कितना असर होता है? देखिए, कॉलेज का चुनाव कई चीजों का मिक्सचर है। रैंक तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही, जाहिर है। उसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है, आप एमबीबीएस लेना चाहते हैं या बीडीएस, सीट किस टाइप की है, एआईक्यू है, डीम्ड है या स्टेट कोटा है, कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, लोकेशन कहाँ है, और फीस, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। फीस, सरकारी और डीम्ड कॉलेजों की फीस में तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और हाँ, पिछले सालों के कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है। हाँ, कट ऑफ से एक अंदाजा तो लग जाता है, पर कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स बस टॉप कॉलेज भर देते हैं, चाहे रैंक थोड़ी पीछे ही क्यों ना हो। क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये बहुत कॉमन गलती है। सिर्फ टॉप कॉलेज भर देना, अगर आपकी रैंक उनसे काफी दूर है तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बेहतर ये है कि अपनी रैंक के आसपास जो रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं उन पर फोकस करें। हाँ, कुछ ऊपर के कॉलेज जरूर भरें, पर ज्यादातर चॉइस अपनी रैंक के हिसाब से होनी चाहिए। मान लीजिए किसी की रैंक समझ लीजिए 25,000 है। अब वो सोच रहा है कि अपने स्टेट का सरकारी कॉलेज लूं या दूसरे स्टेट का कोई थोड़ा बेहतर कॉलेज मिल रहा है एआईक्यू से, तो क्या सोचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कई चीजें देखनी होंगी। क्या वो कैंडिडेट घर से दूर जाने में कंफर्टेबल है? हाँ, ये भी है। दूसरे स्टेट में भाषा की, रहने सहने की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या वहाँ कोई सर्विस बॉन्ड तो नहीं है कॉलेज पास करने के बाद? सर्विस बॉन्ड मतलब कुछ साल में ही काम करना पड़ेगा? हाँ, कई स्टेट्स में सरकारी सीटों पर यह शर्त होती है, तो ये सब देखना होगा। हो सकता है स्टेट कोटा में थोड़ा नीचे का कॉलेज मिले पर घर के पास रहने का फायदा हो या बॉन्ड ना हो। सही बात है। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। पहले कॉलेज, फिर ब्रांच, फिर कोटा। और चॉइस भरते वक्त बहुत ध्यान रखना है, लॉक करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि एक बार लॉक हो गया तो फिर आप बदल नहीं सकते। इसमें वो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स वगैरह मदद करते हैं क्या? हाँ, काफी हद तक। करियर्स 360 जैसे कई ऑनलाइन टूल्स हैं जो आपके रैंक के बेस पर आपको संभावित कॉलेज बता सकते हैं। और एमसीसी की वेबसाइट पर पिछले सालों का ऑफिशियल कट ऑफ डेटा भी मिलता है, उससे भी बहुत अच्छा आइडिया लगता है। तो ये थी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी कुछ अहम बातें और टिप्स। रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से है, तो कमर कस लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी हमने जो बात की वो मेनली एआईक्यू और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग की है। हाँ, ये बताना रह गया था। जो 85% स्टेट कोटा की सीटें हैं, उनके लिए आपको अपने स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस पर अलग से नजर रखनी होगी। वो अक्सर साथ साथ ही चलती हैं। बिल्कुल। कई बार स्टूडेंट सिर्फ एआईक्यू में लगे रहते हैं और स्टेट का अच्छा मौका छोड़ देते हैं। सही कहा। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इतने सारे विकल्प हैं, कॉलेज हैं, कोर्स हैं, अपनी रैंक, अपनी पसंद, अपनी आर्थिक स्थिति, इन सब के बीच एक सही बैलेंस बनाना और सही समय पर फैसला लेना, ये कितना मुश्किल लेकिन कितना जरूरी है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।